पता ही है कि बेल नहीं होगी। और दूसरा कि ये बहाना लिया जा सकता है कि ये स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं तो बेल ना दी जाए और ट्रायल कभी ख़त्म होगा नहीं। तो क्या ये खुद अपने आप में एक जाल बुनने का काम 5 साल आप जेल में हैं, इसका मतलब ये नहीं आपको जमानत दे दी जाए, क्या कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, लेकिन बात यहीं तो ख़त्म नहीं हुई थी ना। 5 साल जेल में है, उसके आगे ये भी बहस, जो हम लोग अभी तस्लीम की बेल है उसके आगे ये भी बहस है कि इन्होंने कुछ किया भी तो नहीं है, ये बेगुनाह भी तो हैं। 5 साल और फेलियर किसका है 5 साल मुकदमा चलने के लिए, ये भी मुद्दा है कि अगर जिस कानून में NIA में ये लिखा हुआ है कि ये ट्रायल जो है बिना देरी के कंप्लीट होगा, जो इसमें स्पेशल कोर्ट्स बनाने चाहिए वो अगर गवर्नमेंट ने नहीं बनाए तो ये दोष किसका है? अगर हमारी अदालतें के ऊपर बोझ है, वज़न है काम का ज़्यादा, तो ये दोष भी तो सरकारों का है। तो सरकारों के दोष की सज़ा ऐसे लोगों को मिले जिनका ट्रायल ही कभी पूरा नहीं होना। इस केस के ट्रायल को पूरा होने में एक तो जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, उसने अपनी पूरी कोशिश की है कि 40,000 से भी ज़्यादा पेजेस की चार्जशीट बनाई है। किस लिए? कि भले ही उसमें कुछ भी ना हो, लेकिन गवाह रख दिए हैं 800,000 के करीब, ताकि देर लगे ट्रायल को ख़त्म होने में। जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्हें भी पता है कि जजेस के ऊपर दबाव इतना है, वो ट्रायल ही कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस एंगल पे भी कभी ना कभी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कराएंगे कि क्या ये चार्जशीट बल्कि इसलिए बनाई जाती है कि ये तो पता ही है कि बेल नहीं होगी, और दूसरा कि ये बहाना लिया जा सकता है कि ये स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं तो बेल ना दी जाए और ट्रायल कभी ख़त्म होगा नहीं। तो क्या ये खुद अपने आप में एक जाल बुनने का काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तो नहीं करती हैं? केस को मजबूत बनाने के लिए वो आवश्यकता नहीं है इतने सारे गवाह लाने के लिए, क्योंकि बाद में हमने कई केसेस में देखा है जब बेल अदालतें देने लगती हैं तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहती है हम तो अपने 100 गवाह हटा देंगे, मतलब उनको वही नहीं करेंगे, उनकी गवाही नहीं कराएंगे। अगर वो बेकार गवाह थे तो आपने उनको रखा सिर्फ ट्रायल को देर करने के लिए था। जब बेल का टाइम होता है तो आप सैकड़ों गवाह रख देते हो। बाद में जब बेल मतलब अपोज करने के लिए शुरू का टाइम होता है, बाद में जब अदालतें आपसे सवाल पूछती हैं आपने इतने सारे गवाह कितने दिन में पूरे होंगे, तब आप ये कहते हो कि जी चलो हम इनको कम कर देते हैं लेकिन बेल ना दो। तो ये इस पे भी एक दिन कभी ना कभी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होगी, सच्चाई तब आएगी उजागर। लेकिन सर दिल्ली पुलिस पहले दिन से विरोध, क्या लगता है? मेरा ऐसा मानना है 1 साल का टाइम तो दिया है, ये ट्रायल 50 साल में भी ख़त्म नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। बाकी 1 साल का टाइम दिया है। आप जो देश के सबसे बड़े 2 नंबर के लीगल अधिकारी हैं सॉलिसिटर जनरल साहब, उनसे पूछो 1 साल में कैसे ख़त्म हो जाएगा ट्रायल, क्योंकि उन्होंने ही इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट दी थी, ऐसा मुझे पता लगा। जेल में रहना पड़ेगा 1 साल, मतलब 1 साल के बाद ही अपील कर पाएंगे या कोई और चारा है? पहले गवाहियाँ होंगी, गवाहियों में देखिए गवाहियाँ कितने मजबूती से ठहर पाती हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के टेस्ट पे, ये बुनियादी बात है। अगर गवाहियाँ कुछ ऐसी मजबूती से हो गई जो उनके गुनाह की तरफ और इशारा करती हैं, तब बेल होने में और ज़्यादा मुश्किल होगी। और अगर गवाहियाँ ऐसी हुई कि ये तो गवाह ही झूठे थे, तब बेल होने में और आसानी होगी। लेकिन पर्याप्त सबूत है प्रथम दृष्टया, ये बोल रही है ना कोर्ट, इसका मतलब? हाँ, ये बात है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि 40-50 हज़ार पेजेस की चार्जशीट बनाने का मकसद यही होता है कि एक जनरल इम्प्रेशन या एक गलतफहमी पैदा की जाए किसी भी प्रूडेंट एजेंसी के लिए के मन में, किसी भी ऑनरेबल जजेस के मन में और किसी भी आम इंसान के मन में कि हाँ कुछ ना कुछ तो होगा, वरना 40,000 पेज कहाँ से लाए जाते। लेकिन 40,000 पेज क्या महत्व रखते हैं नहीं रखते, ये बुनियादी बातें होती हैं। इस पर अभी समय आया नहीं है, समय आएगा तो इस सब पे हम गहन एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ऐसा हमारा इस बारे में। सर दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने किया था उसका उनकी सज़ा मिली है बेल रिजेक्ट होकर, उमर खालिद शर्जील इमाम को। जी, कपिल मिश्रा कह रहे हैं जो कुछ उन्होंने दिल्ली में किया, दंगा हुआ, लोग मरे, सज़ा मिली है उनको, उनकी बेल रिजेक्ट की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नहीं, अभी तो उनको तो देखिए पूरी दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार मदद कर रही है। अभी उनके ऊपर भी तो मुकदमे FIR दर्ज हुई है ना, उसके बारे में भी तो अभी न्याय होना बाकी है। उनकी तो क्योंकि केंद्र सरकार मदद कर रही है और दिल्ली गवर्नमेंट मदद कर रही है, RSS और BJP सारी ताकत लगा के मदद कर रही है, फिर भी उनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। स्टे भले ही हो गई हैं, लेकिन उनको भी तो अभी
कानून का असली रास्ता देखना बाकी है ना, वो अपनी चिंता करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उनको। सर 5 लोगों को बेल मिल गई है, इन 2 को नहीं मिली, कंपेयर करना सही नहीं है ये भी बोला, तो क्या लग रहा है कंपेयर नहीं हो सकता इनका? हाँ, ये बात तो देखिए मुनासिब बात है, हर एक व्यक्ति का अलग रोल दिखाया गया है चार्जशीट में, तो कंपेयर तो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इतना भर कंपैरिजन तो हो सकता है कि इस व्यक्ति ने ज़्यादा किया है और इसने कम किया है। ये भर कंपेयर तो किया ही जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर गवाह जो है ना वो एक जैसे हैं। अगर आप लोग चार्जशीट देखेंगे तो आपको लगेगा कि कॉपी पेस्ट कर रखे हैं बयान। तो इतनी गहरी और गहन इन्वेस्टिगेशन जब की जाती है तो मैं देश की जनता से यही तो कहता हूँ कि जब समय होता है तो पूरी गहनता से हर चीज़ पे नज़र रखें। ये देश के नागरिकों का, जो कि देश के मालिक हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिन्हें देश का मालिक बनाया है, वो हर जो स्टैट्यूटरी बॉडी है उसके ऊपर पैनी नज़र रखें, तभी वो ईमानदारी से काम कर पाएगी। अब आप जाके चार्जशीट पढ़ लें, सबके बयान, मतलब आपको सैकड़ों लोगों के बयान ऐसे लगेंगे जैसे कि कॉपी पेस्ट कर दिया हो। तो ये क्या एक ऐसी प्रीमियर एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन है या नहीं है, ये मैं देश की जनता पे छोड़ता हूँ। तो मतलब क्या संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा फिर? बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसमें तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। अगर सच्चे मन से जो संविधान की शपथ लेते टाइम बोलते हैं ना, वो नहीं कार्य होता तो वो अपराध होता है। इसमें तो किसी को कोई शक और शुबा होना ही नहीं चाहिए। सर क्या लगता है अब एक इस 5 लोगों की जमानत मिली है, ये बड़ी जीत है सुप्रीम कोर्ट से? नहीं, देखिए मैंने आपको बोला ना 5 लोग तो ये बाहर आ गए, परंतु जो इस फैसले में जो बड़े आंदोलन को और यूएपीए के विरोध में जो हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे उसमें उसको धक्का लगा है, ये मैं बोल सकता हूँ। इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया है, कह रहे कि भारत में आंतरिक मुद्दों पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते बाहर के जो न्यूयॉर्क और अमेरिका के सांसद। देखिए, ये हम ईमान वाले अम्बेडकरवादी हैं, हमारे लिए हमारा संविधान काफ़ी है, हमारे देश की जनता काफ़ी है, हमें किसी भी बाहर के व्यक्ति से कोई मदद नहीं चाहिए। तो इस बारे में मैं जवाब नहीं दे सकता। जो लोग बाहर जाते हैं, जिस भी वजह से बाहर से मदद मांगते हैं, ये उनसे पूछना चाहिए। मैं तो इसका विरोध करता हूँ कि कोई भी विषय भारत का अंदर, हम लोग इतने ताकतवर हैं ना अम्बेडकरवादी, हम तो बाहर के देशों में अगर किसी को कोई परेशानी है तो मदद करने वालों में से हैं अम्बेडकरवादी। हमें मदद नहीं चाहिए किसी की। तो ये लोग जो मदद लेने जाते हैं, जिस भी वजह से, जो भी वजह है, वो उनकी अपनी अपनी वजह हो सकती है, ये बात उनसे पूछिए। मैं तो इसका सख्त विरोध करता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की। हम भारतीय हैं, अपने भारत की रक्षा करने के लिए काफ़ी हैं। जो बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर जाएं, हमें कोई ज़रूरत नहीं बाहर जाने की। ना मैं इसके बारे में जवाब देना चाहता हूँ। रिव्यू पिटीशन आप दाखिल कर सकते हैं? हाँ, वो सब संवैधानिक रास्ते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। रिव्यू पिटीशन भी, क्यूरेटिव भी करनी चाहिए। और ट्रायल कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात है, केस मुकदमा मजबूती से लड़ना चाहिए। जो यूएपीए की धारा 45D है, उसके तहत जो जमानत का प्रावधान नहीं है, क्या यही वजह रही उमर खालिद को जो जमानत नहीं मिल पाई और शर्जील इमाम को? बुनियादी तौर पे इसीलिए इस धारा को गैर संवैधानिक भी कहा जाता है और इसके बारे में कई बार चैलेंज भी हो चुका है। लेकिन अभी एक बार फिर इसका चैलेंज होना बाकी है मजबूती के साथ, जो किसी ना किसी केस में किया जाएगा। इसमें सर जो बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी खुल करके अब कांग्रेस के बारे में लिख रही है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन जो मिला हुआ था एक तरीके से वो पूरा सामने आ गया। क्या कहेंगे इस पे कि जो बीजेपी लगातार जो है इस पे वार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बता रही है और काल कर रही है? इसी लॉजिक से काम करें तो 5 लोगों की तो ज़मानत भी हुई है ना। 5 लोगों की ज़मानत हुई है और बाकी सबकी भी ज़मानत होने के रास्ते खुल गए हैं। तो अगर यही लॉजिक है तो सिर्फ 2 लोगों की ज़मानत नहीं हुई है। लेकिन टुकड़े टुकड़े असली गैंग जो हैं वो लोग हैं जो भारत के संविधान के खिलाफ बोलते हैं, बाबा साहब के खिलाफ बोलते हैं। वो किसकी हिफाजत में, प्रोटेक्शन में है, ये जग जाहिर है। इसमें कोई वाद विवाद है ही नहीं। हल्के केस बनाए जाते हैं, वो अनिल मिश्रा जी के खिलाफ हल्का करके केस बनाया जा रहा है। तो ये सब गतिविधियां ऐसी हैं ना जो जनता देख रही है सब। जब सच में ईमानदारी के साथ कानूनी और सड़क पे लड़ाई होगी, उस समय दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन ट्रायल में देरी जो वजह बता रही थी वो तो खुल करके अब सुप्रीम कोर्ट ने कही दिया कि ट्रायल में देरी वजह नहीं बन सकती है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कितना जो है जायज़ है? ट्रायल में देरी और देरी में गलती, ये महत्वपूर्ण है। देरी में गलती किसकी है? अगर गलती पुलिस की है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की है, अदालत के ऊपर जो काम का बोझ है, जो भी सरकार की गलती हुई, अगर स्पेशल कोर्ट्स पूरे ज़्यादा संख्या में नहीं बनाए गए, वो भी गलती सरकार की हुई, तो गलती किसकी है? ट्रायल में देरी में गलती किसकी है? वो बुनियादी बात होती है। ट्रायल में सिर्फ देरी, कोई बुनियादी बात नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति खुद ही देर कर रहा है, एक कहावत है ना अंग्रेज़ी में, वन कैनॉट टेक
द बेनिफिट ऑफ वंस ओन रॉन्ग, यानी कि अपनी गलती की का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो अगर जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ फैसला होगा, ये बुनियादी कानून है। अंतिम रूप से आप क्या कहेंगे एक वकील होने के नाते, क्या अब इसका सॉल्यूशन है और क्या लग रहा है इसमें दबाव पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट पे नहीं बन पाया? नहीं, दबाव की बात ही नहीं है ना। दबाव जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 2018 में जो प्रेस में जाके बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर दबाव है और जनता आए हमारी रक्षा करे, वो दबाव हटाने की आवश्यकता है। दबाव अदालतों पे बनाना सबसे गलत काम होता है, जिसको हम मानते हैं। कोई भी व्यक्ति भारत की अदालतों पे दबाव बनाने की चेष्टा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई दबाव है उसको हटाने के लिए अगर एक सॉलिडारिटी में खड़ा हुआ जाता है, जनता खड़ी होती है, जनता का अधिकार भी है और फ़र्ज़ भी है जनता का। ठीक, शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।